हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का पार्ट 2। ठीक है, अब आप अभी तक क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे कार्बिल एमीन अपक्रिया, यानी कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ना है। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है कि जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तब फेनिल आइसोसाइनाइड का दुर्गंध युक्त अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाती है। इसमें हम क्या लेते हैं, यह है इस एनिलीन का सूत्र है। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो उसे एनिलीन बोलते हैं, प्लस CHCl3 इस क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, और 3KOH ये कास्टिक पोटास का सूत्र है। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड का दुर्गंध युक्त अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड और प्लस 3KCl प्लस 3H2O प्राप्त होता है। यानी यहां पर कैसे बिना, जैसे यहां पर एनिलीन है और CHCl3 और KO कास्टिक पोटास यानी KOH से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये कार्बन N के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन और प्लस 3 K बचे हैं, तो ये 3KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन बचा, तो ये 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पर 3H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। आपने पढ़ा कार्बिल एमीन अपक्रिया, तो कार्बिल एमीन अपक्रिया हम उसे बोलेंगे, यहाँ पर आपने एनिलीन लिया था तो अगर हम मेथिल एमीन लेंगे तो मेथिल आइसोसाइनाइड, या एथिल एमीन लेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और वो जो अपक्रिया कहलाएगी वो भी कार्बिल एमीन अपक्रिया कहलाएगी। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं BHC बनाने की विधि तथा उपयोग। BHC क्या होता है? BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसमें हम बेंजीन C6H6 ये सूत्र होता है बेंजीन का, प्लस 3Cl2 से क्रिया कराते हैं, यानी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। HμH का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन तथा क्लोरीन के आपस में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी बेंजीन है 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन को बोलते हैं हेक्सा। तो यहाँ पर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है, ये सूत्र होता है गमक्सीन का, ध्यान रखिएगा। यानी आप कह सकते हैं गमक्सीन बनाने की विधि। तो गमक्सीन कैसे बनाई जाती है? बेंजीन तथा क्लोरीन का आपस में क्रिया करा के Hμ की उपस्थिति यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बन जाता है? गमक्सीन बनता है, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अब देखेंगे इसका उपयोग क्या है। तो गमक्सीन का उपयोग तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, सबसे पहला उपयोग है कि जो गमक्सीन होता है इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, और दूसरा खटमल मार दवा में के रूप में, यानी खटमल को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं DDT बनाने की विधि तथा उपयोग। और DDT क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का फुल फॉर्म होता है। अब कैसे बनाते हैं DDT? सबसे पहले बनाने की विधि है, यानी यहाँ पर सबसे पहले बनाने की विधि है, कैसे बनाएंगे? जब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं कुछ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो DDT बनता है। यानी जब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो DDT का निर्माण होता है। DDT क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र होता है। और यहां पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं, एक ये और एक ये, और इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। क्या बनता है? DDT बनता है, इसे बोला जाता है DDT। यहां पर डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन 2 कार्बन है तो एथेन बोल देंगे। तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDT। और प्लस यहां पर HOH, 2 H है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब आगे देखेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है, यानी DDT का क्या उपयोग है। इसका उपयोग भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है।
DDT का उपयोग जो किया जाता है इसका भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका पहले बहुत ही अपर लेवल पर उपयोग किया जाता था, यूज किया जाता था, लेकिन पर्यावरण में इसका क्या था, दुष्प्रभाव था, पर्यावरण को प्रभावित करता था, जिसके कारण इस पर बैन लग चुका है। अब DDT का उपयोग नहीं किया जाता है और पहले इसका कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता था। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या होता है जब टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया रजत दर्पण से होती है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया रजत दर्पण से होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह है क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 और Ag को क्या कहा जाता है, Ag ये किसका सूत्र होता है, सिल्वर का, और इसे कहा जाता है रजत दर्पण। यानी जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया रजत दर्पण से कराई जाती है तो क्या बनता है, इसे C2H2 यानी इसे बोला जाता है एथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं, और प्लस यहाँ पर 6AgCl के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे रिएक्शन करते हैं। अब पढ़ेंगे C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी किस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोगशाला में C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड को KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तथा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर बनाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि KBr तथा H2SO4 दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो HBr बनेगा प्लस KHSO4 बनेगा। यहाँ से HBr निकल जाएगा एक H और यहाँ से Br निकल जाएगा, यहाँ पर एक H बचा है और KBr है तो यहाँ पर KHSO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब फिर जो HBr बना है उसकी क्रिया C2H5OH यानी एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बोलते हैं, इसके साथ कराई जाती है। तो यहाँ पर C2H5Br ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा प्रयोगशाला में, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और प्लस H2O के रूप में एक H और एक H, दो H और एक ऑक्सीजन यानी H2O के रूप में या जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे हम रिएक्शन करते हैं एथिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया, यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम सोडियम से कराते हैं। और ध्यान रखिएगा ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसे वुड्स अपक्रिया बोलते हैं यानी वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। और क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो यहाँ पर C4H10 बनता है यानी इसे ब्यूटेन बोला जाता है। क्या कहते हैं, इसे ब्यूटेन कहते हैं, C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ पर जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनता है, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन और सोडियम ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक से कराई जाती है, यानी जिंक से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो इसे ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। और जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक से कराई जाती है तब भी ब्यूटेन बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में किसकी क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक से कराई जाती है तब भी ब्यूटेन बनता है। यहाँ पर Zn सिंगल है और यहाँ पर Br के रूप में ये Zn Br2 के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आगे रिएक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बेंजीन से कराने पर, यानी C6H6 सूत्र होता है बेंजीन का, तो बेंजीन से कराने पर क्या बनता है, यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया C2H5Br की क्रिया किसके साथ कराने पर, बेंजीन C6H6 के साथ कराने पर क्या बनता है, तो इसे भी क्या बोला जाता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है और इसे क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर C2H5Br की क्रिया जब C6H6 या बेंजीन के साथ कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, ध्यान रखिएगा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो यहाँ पर एथिल बेंजीन बनता है। क्या, एथिल बेंजीन बनता है और प्लस HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। ध्यान रखिएगा एथिल जो बेंजीन होता है, एथिल बेंजीन ये कलरलेस होता है और एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है। नेक्स्ट है C2H5Br की क्रिया जब सोडियम एथॉक्सी के साथ कराई जाती है या इसी को
विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण भी बोलते हैं। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसे विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण या C2H5Br की क्रिया सोडियम एथॉक्सी के साथ कराई जाती है। दोनों सेम ही है। तो क्या होता है जब C2H5Br की क्रिया C2H5ONa, सोडियम एथॉक्सी का सूत्र क्या है C2H5ONa, ठीक है, इसके साथ कराई जाती है। क्या बनता है यहां पर C2H5OC2H5 बनता है, यानी ये ईथर का सूत्र होता है और ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा, वो ROR होता है। R का मतलब कोई एथिल एल्किल समूह, तो यहाँ पर एल्किल समूह क्या है C2H5 और यहाँ पर भी एल्किल समूह C2H5 है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये एक प्रकार का ईथर है और इसे बोला जाता है डाई एथिल ईथर। और प्लस क्या बनता है NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड। फिर से एक बार देख लेते हैं। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण या इसे एक और नाम से जानते हैं C2H5Br की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराने पर, तो यहाँ पर C2H5Br की क्रिया C2H5ONa के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर ये C2H5 यहाँ पर इसके O के साथ और इस C2H5 के साथ क्या होता है जुड़ जाता है और यहाँ से NaBr भी बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और रिएक्शंस। इसमें है पहला, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर क्या होता है, यानी Mg से कराने पर, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Mg से कराने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर यह है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसकी क्रिया जब मैग्नीशियम यानी Mg से कराते हैं तो यहाँ पर C2H5MgBr, ठीक है, C2H5MgBr बनता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का जो सूत्र होता है यहाँ पर RMgX होता है, जहां R कोई एल्किल समूह, Mg यानी मैग्नीशियम, X यानी हाइड्रोजन समूह होता है। तो जहां पर ऐसा सूत्र कोई मिले तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड यानी KCN से कराने पर क्या बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा C2H5Br की क्रिया जब KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर C2H5CN प्लस KBr बनता है। तो इसे C2H5CN को क्या कहते हैं एथिल साइनाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा C2H5CN को एथिल साइनाइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेयान 12 बनाने की विधि। ये नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रेयान 12 बनाने की विधि क्या है, फ्रेयान 12 कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को HF के साथ यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर फ्रेयान 12 बनता है। क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फ्रेयान 12 बनता है। फ्रेयान 12 को CFC भी बोलते हैं। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने नाम सुना होगा, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। CCl4 यानी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी क्रिया जब HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के 2 अणुओं के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, ये है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ये चीज ध्यान रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ये आपको पता होगा ये क्या होता है, यानी जो ऊपर लिखा होता है जिसकी उपस्थिति होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये कैटेलिस्ट होता है, यानी इसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या होता है उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को तेज या धीमे करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट कोई उत्प्रेरक है और वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को तेज कर रहा है। एक फॉर एग्जांपल हम समझे, जैसे 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे अभी कहा सुनी हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति अगर किसी को भड़का दे तो अभी उनमें मारपीट होने लगेगा। तो वो तीसरा व्यक्ति उस मारपीट में इंक्लूड नहीं होगा, वो केवल रिएक्शन को तेज करके यानी अभिक्रिया को तेज करके खुद बाहर निकल जाएगा। तो वही इनका भी काम होता है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल रिएक्शन को तेज या धीरे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, CCl4 की क्रिया जब HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है CCl2F2। यहाँ से CCl 2 क्लोरीन ले लिया,
यहाँ से दो फ्लोरीन ले लिया और क्या बन गया CCl2F2। यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी अभी 2 क्लोरीन बचा है, तो ये 2HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किस में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका ये क्या होता है, एक पॉल्यूटेड गैस होता है और इसका हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब पढ़ेंगे किस प्रकार नुकसानदायक होता है। ओके, आपने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने की विधि कैसे बनाए जाते हैं, इसे फ्रेयान 12 भी कहते हैं, आपको पता है, बताया गया अभी। अब इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। किस प्रकार होता है इसमें पढ़ेंगे हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक का मतलब एक ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही गैस वायुमंडल में जब पहुंचती है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आपको पता है ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और 24 घंटे क्या होता है, ओजोन परत बनती बिगड़ती रहती है। हमेशा ऐसा नहीं कि ओजोन परत बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं होता है। ओजोन परत हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है। तो ये क्या करता है, इसमें जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें जो क्लोरीन के अणु होते हैं वो जाकर ओजोन परत के बनने की प्रक्रिया को स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं, जिसके कारण ओजोन परत के बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, थम जाती है, जिससे कि ओजोन होल हो जाता है। और आपको पता है जब ओजोन होल होगा तो ऊपर से यानी सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज और हानिकारक रेज क्या करती हैं, डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ेंगी। तो क्या होगा, हमें बहुत सारे स्किन डिजीज होंगे या कैंसर जैसे घातक बीमारियां होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।